हेलो नमस्ते टू एवरीवन, आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मैं एक ऐसे एक्टर के साथ हूं जिन्होंने 1988 में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया विजय मूवी में, फिर 2007 में एक प्रॉपर स्मैशिंग डेब्यू किया जॉनी गद्दार में, और उसी जुनून के साथ वो अभी फिर से आ रहे हैं है जुनून में, जो कि आने वाला है जियो स्टार पे। आई एम विद नील नितिन। मुकेश, कैसे हैं आप? Hi Amar. Thank you so much for the lovely introduction. Was it 1988, Vijay? Or before that? विकिपीडिया पे 1988 और फिर 1989 में एक और फिल्म। जैसे करनी वैसे भरनी। जी हाँ। Okay, 1988. That means 6 years old. नहीं, शायद उससे तो कम उम्र का ही था। हालांकि चले। Oh my God, that's a legacy. मैं तो आपको उस कैटेगरी ऑफ एक्टर्स में डालूंगा जो कि बॉर्न एक्टर होते हैं, क्योंकि दो टाइप के होते हैं, एक एक्सीडेंटल, एक होते हैं एक्सीडेंटल जो बन जाते हैं, एक होते हैं जिनको बचपन से पता होता है। तो आप मुझे तो बचपन से ही पता था कि भाई और कुछ नहीं करना मुझे, बस सिवाय एक्टिंग के मैं और कुछ अपने आप को देख ही नहीं सकता। शायद 4 साल का था जब ये मौका मिला था विजय करने का, और शायद हाँ रिलीज़ उस समय 1-2 साल बाद होती थी, लंबी फिल्में बनती थी शायद, मे बी उस वजह से। बट बड़ी कम उम्र का था जब पहली बार सेट पे पहुंचा, और तब से मालूम था इस चकाचौंध का हिस्सा बनना है। जी, लाइट कैमरा एक्शन। फिर उसी के अगले साल मुझे एक वापस मौका मिला जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म करने का। फिर वहाँ से तो 100% एक कॉन्फिडेंस के साथ था कि और कुछ करूँ ना करूँ भाई एक्टिंग ज़रूर करूँगा। तो मेरा पूरा बचपना उसी एक फोकस के साथ मेरा पूरा बचपन जो है आगे बढ़ा है कि भाई मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मैं यही करना चाहूँगा, मेरा यही एक सपना है। अगर कोई पूछता क्या बनना है, मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी कुछ और सोचा ही नहीं। हाँ, मस्ती बहुत करता था। मेरे कमरे में एक बैल्कनी हुआ करता था, तो मेरी माँ ने मुझे इनकरेज करने के लिए वो बैल्कनी कभी मेरा लेबोरेटरी बन जाता, कभी मेरा आर्ट स्टूडियो बन जाता, कभी मेरा कारपेंट्री का एक डेन बन जाता, मेरा वेयर हाउस बन जाता। बट वहाँ पर भी मैं हमेशा एक किस्म का एक अवतार अपना रहा था। हाँ, कि आज मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परफॉर्मेंस है ना, बस एक आज साइंटिस्ट बन गया हूँ। कभी सुपरमैन, कभी बैटमैन, कभी पुलिस वाला, कभी चोर। तो वो शायद मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने वो हुनर बड़े कम उम्र में मुझे मेरा देखा और मुझे गाइड करते गए, और जॉनी गद्दार मेरी पहली फिल्म जी, मतलब डीएनए में ही है एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स। नाउ लेगेसी की बहुत बातें होती है। नाउ लेगेसी कैन बी बर्डनिंग और कैन बी अ ब्लेसिंग, दोनों चीज़ें इंसान पर डिपेंड करता है वो कैसे ले। जब आपने स्टार्ट किया था, आपको तो पता ही था कि आप एक लीनेज से आते हो, आपने उस चीज़ को कैसे लिया? क्या वो एक सिर्फ फ्लीटिंग थॉट होता था बैकग्राउंड में, कि वो एक कांस्टेंट थॉट होता था? नहीं, कांस्टेंट थॉट ये था, क्योंकि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ और जिस किस्म का हमें परवरिश मिला है, तो मालूम था कि मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष के साथ अपने पिताजी का नाम बरकरार रखा है, और हमेशा हमें ये सीख मिलती कि मेरे पिताजी कहते मेरा नाम नहीं पर तुम्हारे दादा का नाम तुम्हें रोशन करना है। तो जब हम बड़े हो गए और मैं बड़ा एज एन एक्टर आना चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी है अपने पिताजी का नाम और उनकी इज़्ज़त ज़िंदा रखने के लिए। तो एक बेटे के नाते मेरा तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं वही इज़्ज़त, वही प्यार मेरे अपने पिताजी को भी दूं। तो जब नाम की बात आई तो मैंने सोचा नहीं, मेरा भी नाम नील नितिन मुकेश होना चाहिए। बट नाम रखना और फिर उसके लिए काम करना बहुत फ़र्क है और बहुत मेहनत है। जी हाँ, मेरा वोकेशन बड़ा अलग था। मेरे पिताजी दादाजी दोनों सिंगर हैं, बट मैं एक कलाकार के रूप में एक एज एन अभिनेता आना चाह रहा था। तो हालांकि मेरे घर परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो इनफैक्ट मेरे पिताजी इनकरेज कर रहे थे, बट लोगों में ये क्वेश्चन मार्क बहुत था। अरे यार, आप तो सिंगर के बेटे हैं, आप तो सिंगर के पोते हैं, आप एक्टिंग, ओपिनियन बहुत था वो उस समय।
तो वो ओपिनियन को तोड़ना, उनको एहसास दिलाना, उनको ये भरोसा दिलाना कि हाँ यार ये बहुत सॉलिड एक्टर है, काम कर लेता है, जब भी आता है अपनी छाप छोड़ जाता है, वो 20 साल से किए जा रहा हूँ, करते जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा अकेले का नाम नहीं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी का नाम। तो जी हाँ, थोड़ा उसका वजन लगता है। बहुत लोग की बैटल तो हमेशा अंदरूनी होती है कि घर से बहुत दिक्कतें होती है जब कोई आता है, बट मुझे लगता है अगर माँ बाप सपोर्ट करें तो उससे बड़े विंग्स किसी को नहीं मिलते। दैट इज सबसे ज़्यादा धनी अगर मैं मानता हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ मानता हूँ कि मुझे मेरे माँ, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, और उसका धन बहुत है मेरे पास। मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरा भाई, मेरी भाई की बीवी, मेरी बहन, मेरे बहन का पूरा परिवार, मेरा छोटा मैक्सिमस, सब जो मेरे जितने मेरे परिवार के जितने सदस्य हैं, मेरी नानी, मेरे मामा, सब लोग, मैं उसका धनी हूँ, उस प्यार का, उस इज़्ज़त का, और वो सबसे बड़े मेरे सपोर्ट सिस्टम है। मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कोई है तो मेरा परिवार है, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि आप हार जाओ, है ना। बहुत लोग इस दुनिया में हैं कि चाहते हैं कि हारा नहीं क्या अरे नहीं हारा हूँ और नहीं हारूंगा। तो क्योंकि मेरा परिवार है मेरे साथ, और उनका एंकर है मेरा, और वो मेरा साथी है, और मैं वो हमेशा, जब होता है ना एक वो जब आपको तीर छोड़ना होता है तो तीर को आगे जाने के लिए भी पहले पीछे खींचना होता है ना भाई। तो जितना जब जब मुझे लोगों ने पीछे खींचा, मैं उतना ही आगे गया हूँ। मेरी लाइफ में और कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास। आप जितना मुझे गिराओगे मैं उतना ही उठूँगा, है ना। तो वो तो है। तो बहुत संघर्ष देखा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब तो एक किस्म से यूज्ड टू हो चुका हूँ। अब तो ऑटो पायलट मोड पे हूँ कि हाँ बस अब भूख रहती है सिर्फ अच्छे काम की, और उसकी तलाश रहती है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल। आप अभी बता रहे थे ओपिनियंस की और कॉन्फ्लिक्ट्स की और स्ट्रगल की बात। जब एक आर्टिस्ट स्टार्ट करता है अपना करियर तो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके दिमाग में, प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जो उसको बहुत ट्रबल करता है शुरुआत में। अब आप एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, ऑब्वियसली अब आपने उस चीज़ को ओवरकम किया, और मुझे लगता है लाइफ में सबसे आसान काम होता है ओपिनियन देना। लोग ओपिनियन तो ऐसे ही दे देते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था और मूवी क्रिटिकली, आपकी पहली मूवी क्रिटिकली बहुत एक्लेम थी, आपकी परफॉर्मेंसेस हर रिव्यू में कॉमन था कि एक एक्टर आया है जिसने एक्टिंग अच्छी की है, पर जब शुरुआत में आप चूज़ कर रहे थे तो क्या था एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट जो शुरुआत में थोड़ा जिसने आपको सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो यही था कि लोगों को एहसास दिलाना कि एक सिंगर का बेटा एक्टिंग कर सकता है, और क्योंकि इस एक किस्म का रंग रूप था तो हर कोई सोचता है अरे ये तो चॉकलेट बॉय है, अरे तो यार नील। हाँ बट तुम ऐसी फिल्मों को हम अभी लॉन्च इस किस्म, और लॉन्च भी उस समय लॉन्च हुआ करता था कि बड़े एक्टर का बड़ा स्टार सन लॉन्च हो रहा है, यहाँ मैं एक सिंगर का बेटा लॉन्च होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत लोगों को वो विश्वास नहीं था मेरे पे कि यार एज एन एक्टर हाँ खूबसूरत दिखता तो है, कर पाएगा क्या, एक्टिंग आती है क्या। तो फिर ऐसे में वो एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो वो शायद वो सवालों को बंद कर दे, और जॉनी गद्दार फिर वो वैसी एक फिल्म थी जो जब मेरे हाथ आई मैंने हाथ से जाने नहीं दी, और मैंने कहा ये फिल्म जो है कुछ हो ना हो, ये अब इसके बाद कभी लोग ये नहीं पूछेंगे कि इसको एक्टिंग आती है कि नहीं। हाँ यानी मेरी एक्टिंग कुछ लोगों को पसंद आए ना पसंद आए वो बात अलग है, बट ये कोई नहीं कह सकता कि आती नहीं है। कुछ एक्टरों को देख के लगता है ना हाँ अरे भाई ये एक्टिंग है, ये क्या है। कम से कम मैं कॉन्फिडेंस अपने आप में भी रखता हूँ कि कोई कुछ भी कह ले। वो सेल्फ पैटिंग बहुत ज़रूरी नहीं, ये तो नहीं कहेंगे कि बंदा अपना एक्टिंग नहीं जानता जी तो ये तो है। हाँ बिल्कुल।
2007 में स्टार्ट था, लेकिन आप बहुत पहले से ही हैं इंडस्ट्री में। 2003 में आई रिमेंबर मुझसे दोस्ती करो में आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे ना। अभी के समय की बहुत बातें होती है कि अब चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ टाइम पे होता है, एक्टर्स की टीम होती है, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल हो गया है। लेकिन उस एरा की हम बात कर लें, अर्ली 2000s, वो कौन सी एक चीज़ है जो आप मिस करते हो और आपको लगता है यार अगर मैजिकली आप उसको वापस ला पाओ, चाहे वो एक प्रैक्टिस हो या तब की कुछ चीज़ें जो अब शायद मिसिंग है? उस समय का फिल्म मेकिंग का प्रोसेस रील पे होता था, यानी बाकायदा एक रील फॉर्मेट पे होता था फिल्म। मॉनिटर्स इतने नहीं मॉनिटर्स यानी डिजिटल नहीं था। जी। तो अभी डिजिटल एरा बहुत आ गया ना, तो डिजिटल एरा हालांकि भी बहुत अच्छा एरा है, बट और यू नो फ्रॉम अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू सेव करता भी है और एक्टरों को बिगाड़ता भी है और फिल्म मेकर्स को भी बिगाड़ता है, क्योंकि पहले रिहर्सल होती थी 10 चीज़ें, फिर एक टेक होता, एक रील का एक चलना, यू नो, तो वो सारे लोग जो जिस किस्म से फोकस होके बस वो नोटिस कर रहे हैं, वो रील चल रही है, उसकी आवाज़ आपको मालूम होता था, हाँ भाई ये है, फोकस है। अब लगता है अच्छा है ये डिजिटल है, तो अगर कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रहा, एक और कर लेंगे। हाँ, तो तुरंत देख सकते हो हाँ, और आप yes। क्विकली जाके देखोगे, रेक्टिफाई कर लोगे। हालांकि वो भी बड़ा अच्छा एक वो है, बट एक किस्म का वो वहाँ पे एक डिसिप्लिन हुआ करता था। तो हालांकि उसका मैं कभी मैं रील पे काम कर चुका हूँ, बट इस किस्म का यानी डिसिप्लिन शायद मैं वापस नहीं कह सकता कि वो वही एक चीज़ मुझे मिसिंग लगती है। हालांकि चाहे वो मैनेजोरियल लेवल का हो या किसी और लेवल का, हमेशा से वो रहा है कि एक ऑन्ट्राज रहता है एक्टरों का, वो सब। अब तो बहुत सारे चैनल आ गए हैं। कास्टिंग बहुत अलग हुआ करती थी उस समय। डायरेक्टर कास्ट करते, मैंने कहानी लिखी है, मेरे लिए ये एक्टर फिट करता है, वो आके मिला, वो हो गया। अब एक कास्टिंग सिस्टम बन गया है, तो शायद कभी कभार ऐसा डर ये रहता है कि डायरेक्टर तक हम पहुँचे भी कि नहीं, क्योंकि आज अगर डायरेक्टर से भी अगर आप बात करें तो डायरेक्टर खुद कहता है यार मुझसे नहीं, अब मेरा कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर ले। तो ओह, तो अब कॉल वो तो है। उन्हीं का है। हाँ, कॉल तो आपका है, तो बट उनको इन्फ्लुएंस करने वाला, तो वो बहुत बदल गया है। बिल्कुल। मैंने बहुत ये भी पढ़ा है कि एक फ्रेटर्निटी वाली फीलिंग बहुत होती थी, लाइक प्रीमियर्स बहुत बड़े होते थे, सब लोग आते थे, एक परिवार हुआ करता हाँ, था, और एक साथ पूरी काम इंडस्ट्री होता था। साथ में आके शायद वो मुहूर्त शॉट हो, वो अब नहीं है। इतना नहीं होता अब। यानी मैं तो अब मेरे 2003 क्या, मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अपने दादाजी के एरा की बात कर रहा हूँ। अगर जितना भी सुना है और थोड़ा बहुत जो देखा है अपने पिताजी के साथ भी, फिल्म बनाने वाले और जितने फिल्म के फिटर्निटी वाले थे, सब एक परिवार के हिस्सा हुआ करते थे। यानी अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, यानी हम सुनते थे कि राज कपूर साहब जो अव्वल नंबर के फिल्म मेकर भी रह चुके हैं, एक्टर तो थे ही इतने बड़े सुपरस्टार, कभी कभार अपनी फिल्म को एडिट करवाने के लिए ऋषिदा के पास पहुंच जाते, जो कि सही मायने में तो कंपटीशन है। हाँ, करेक्ट। बट उस समय वो सब उस समय वो इनसिक्योरिटी नहीं थी यार। आज हम अपना प्रोमो नहीं दिखाते लोगों को, फिल्म तो बहुत दूर की बात है, आज हम अपने ट्रेलर नहीं दिखाते लोगों को, यार जज करने लगेगा, अरे यार वो फिर 10 लोगों को बात करेगा वो। तो फिल्म मेकिंग का मज़ा ही है कि यार हाँ यार 10 लोगों से ओपिनियन लो, क्योंकि जितना भी आप अगर 1000 लोगों को भी दिखाएं, 5000 लोगों को भी दिखाएं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वहाँ तक थोड़ी ना बात पहुँचने वाली है। हाँ, बट क्योंकि आपका नज़रिया अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा जजमेंट अलग हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से पूछो। कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, मेरा ये मानना है। अगर मैं जब भी राइटिंग करता हूँ या डायरेक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन हो रहा है, मैं तो 10 लोगों को बिठा के बोलता हूँ, बता क्या लग रहा है, नहीं सर अच्छा इसका ऑप्शन अगर तू ना कह रहा है
और आंसर नहीं है तो हट जाए यहाँ से, है ना। अगर आप कह रहे हो कि यार भाई मैंने ये कहानी लिखी है और आपने ये कहानी लिखी बट ये पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, तो इसका ऑल्टरनेट मेरे को बता, इससे इज कम विद समथिंग बेटर. If you're negating something, then show me that you can do something better. Otherwise don't say it for the effect. I don't need your effects out here. There's a lot of VFX happening. We'll get effects out there. I agree. Coming to है जुनून, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर सेट्स की वाइब बहुत अच्छी हो तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द बिग स्क्रीन. You can see it. Yeah, and I can see it. और हर कोई बहुत होलसम वे में साथ में आ रहे हैं. मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं है. बिल्कुल. सुमेध ने तो आपको अपना एल्डर भाई जैसा कहा उनने सोशल मीडिया पे कि ही कंसिडर्स यू हिज एल्डर ब्रदर. तो जब डे वन शूट होता है और लास्ट डे जो एक लास्ट डे होता है जब सबको पता होता है कि अब कल नहीं मिलेंगे, एक फैमिली बन गई थी. जी हाँ, बिल्कुल. बहुत हम सब एक किस्म से, मैं तो बड़ा नाराज़ हर फिल्म की कंप्लीशन के बाद थोड़ा लगता है यार, लाइक अ ब्रेकअप ऑलमोस्ट यार. बट इस वाले के साथ तो और भी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और अब सब अपने अपने रास्ते जाएंगे, अपना अपना काम करेंगे. फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ सीज़न 2 जल्दी आए, हम सीज़न 2 पे फिर वापस मिले, फिर ये कहानी आगे बढ़े. बट उसके लिए भी इतनी हम सब ने मेहनत की है, इतना समय साथ में बिताया, सुमेध हो या सिद्धार्थ हो. कंपटीशन की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि आज नहीं, एज एन एक्टर तो आपको पहले ही मालूम है ना कि आप कर क्या रहे हैं. बिल्कुल. आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाता है, तो आपको मालूम है मेरा किरदार ये है, मेरे सीन्स इतने हैं, इस एक्टर के इतने होंगे, आप पढ़ के ही तो आते हैं ना. तो कंपटीशन तो बात नहीं है. हाँ, इंटिमिडेशन की बात अगर कहें तो आज के यंग जनरेशन के एक्टर्स इतने सॉलिड हैं कि हम जैसे स्टॉलवर्ट्स को भी, यानी मैं अपने आप को उनके सामने तो कम से कम स्टॉलवर्ट मानता हूँ, क्योंकि इतनी फिल्मों से आ रहा हूँ और कर चुका हूँ और इतने लेवल के एक्टर्स के साथ खुद काम कर चुका हूँ. तो बट वो इतने सॉलिड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेप्ड हैं. डांस हो, एक्टिंग हो, डायलॉग डिलीवरी हो, ये हो वो हो, और सब टेक्निकल रिहर्स्ड. तो वो आपको सिखाते हैं, वो आपको चैलेंज करते हैं. बहुत अच्छी बात है. अगर वो हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस, अगर आप शब्द इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अगर वो नहीं है तो आपके सीन में वो दिखेगा ही नहीं. अगर मैं सुमेध को अपना उस सीन के लिए कंपटीशन अगर नहीं मानूं, तो एज गगन आहूजा मैं अगर उसको बौखला रहा हूँ या बहका रहा हूँ, वो नहीं आएगा. अगर मैं अपने आप में वो मेंटोर होने का जज्बा नहीं रखूँ, वो ऑरा नहीं रखूँ, वो कंट्रोल नहीं रखूँ, तो जितने महारथी बच्चे हैं, सिद्धार्थ तो बैकफ्लिप करते हुए एंट्री आएगा, अपने शर्ट उठा देगा, 6-8 पैक वही हैं उसके, ऐसा लगता है अभी पार्ले जी की 10 बिस्किट लगा के चिपका के आए हैं, है ना. तो लगता है कि इफ़ दे आर सो वेल प्रिपेयर्ड, हु दे डोंट नीड समवन लाइक मी टू मेंटर देम. So how are you preparing yourself? Then that makes you work harder and you sharpen your axe for them, which is very healthy. बहुत म्यूजिकली रिच शो है. मैं भी देख रहा था, आपके और बोमन सर के सीन्स भी बहुत इंडेयरिंग हैं, काफ़ी स्पेशल मोमेंट्स हैं. हर प्रोजेक्ट के एक्टर को कुछ सिखाता है अबाउट देयर क्राफ्ट, दैट ओ आई कैन डू दिस ऑल्सो इन अ गुड वे, सरप्राइज करता है जिन्होंने आपको क्या सिखाया. और क्या क्योंकि इतना म्यूजिकली रिच है, ये भी एक रीज़न था कि आपने बोला ये तो करना ही चाहिए. है जुनून मेरा होमेज है मेरे दादा के लिए, क्योंकि जहाँ लोगों को और फैंस को ये उम्मीद थी कि मुकेश जी के परिवार से तीसरी पीढ़ी जो है वो भी म्यूज़िकली इंक्लाइंड हो, तो कहीं ना कहीं गगन आहूजा इज़ दैट ऑल्टर ईगो इन मी दैट हैज़ ब्रिज्ड दैट गैप a lot to fulfill my legacy in the right words, so to say. But I think coming back to what you truly asked, I think from an audience point of view also, Hey Junoon will give you that impetus to just hope, to go back with that
nostalgic feel to live and understand each character within, and you'll enjoy each one's journey. अगर आपको गगन का अगर किरदार अच्छा लग रहा है तो शायद किसी और को पर्ल का किरदार अच्छा लगे, अगर आपको सेबी का किरदार अच्छा लगे तो शायद किसी और को सिद्धार्थ विक्रम का किरदार अच्छा लगे. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट्स अ होलिस्टिक शो विच यू कैन वॉच विद योर फैमिली ऑल्सो. बिल्कुल बिल्कुल. अगर हम बात करें अपकमिंग वर्क की जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, इसके बाद व्हाट्स लाइन्ड अप फॉर द ऑडियंस? Oh, I'm really looking forward to my next release, which is sometime in August, September. I'm not allowed to talk of it. We'll start marketing that also hopefully very soon. But that's a film again with one of my most favorite directors. I manifested working with him at some point and it came true. Again, a national award winning director. And very exciting film. It's almost it's like Johnny Gaddar almost, but a very fast-paced, thriller with a comic caper. Let's put it that way. Comic caper, yeah. With comedy is there a lot, situational. Situational comedy. Situational not comedy, forced, yeah. yeah. Also, it's a time of re-releases. बहुत सारी movies re-release हो रही हैं और हाउसफुल होते हैं shows. अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कोई एक मूवी जो आप चाहो, Johnny Gaddar. Johnny Gaddar. बहुत सारी फिल्में हैं. And न्यूयॉर्क a lot आनी of people चाहिए. have not seen Johnny Gaddar, Johnny- especially the Gen Z audience. No, Gen Z should see Johnny Gaddar from the point of view of when it was definitely made. But there is, like, New York should definitely be re-released. But Johnny Gaddar, I feel it deserves, one more screening and one more viewing, because that film was made for the big screen only. Yeah. बिल्कुल. Big screen experience, definitely. And lastly, before I leave, I've got the signal. एक चीज़ तो मैं आपसे पूछूंगा. लोग बात करते हैं जीन्स की कि अच्छा मैं अभी ऐसा इसलिए दिखता हूँ क्योंकि जीन्स है, या हेल्दी ईटिंग है, या फिर आई ड्रिंक वाटर. मैं अगर आपसे पूछूं, बिकॉज आई समवन हु इज़ अ लॉट इनटू स्किन केयर, व्हाट इज दैट वन थिंग नील डज बहुत ऐसे कंसिस्टेंटली जिसके कारण you look like this in your 40s, because मैं भी चाहूँगा कि मैं भी ऐसा ही दिखूं. Big compliment, thank you. You look really nice. Thank I have to pass on the compliment that you maintained yourself and you continue. I'm sure you will continue because you're already conscious. For me, my skincare routine is keep it simple. I don't use too many products. I wash my face with a simple soap, lather it a lot, and then just wash my face off like a regular bloke. But through the day I keep rinsing my face with a lot of cold water. Oh, And, the ice water thing. Yeah, like not necessarily कि ice में आप अपना चेहरा डुबा दो, but ठंडे पानी से आप constantly अपने आँखों पर, अपने चेहरे पर पानी आप छिड़कते रहिए. It just kind of breathes better and then keeps it hydrated in a way. So yeah. The basics. Literally the basics. जितना छेड़खानी करोगे उतना बिगड़ेगा. जितना प्रोडक्ट लगाओगे उतने पिंपल आएंगे. बिल्कुल. थैंक यू. इट वाज लवली Thank टॉकिंग टू you, यू. sir. Thank you. I wish you all the best. Thank you. Thank you.